तो फ्रेंड्स मेगा टास्क अनाउंस हो चुका है और मेरी सुन के हालत ख़राब हो चुकी है। संदीप ने जो हार्वेस्ट किया है उसकी सारी मेहनत पे हमने पालक फेर दिया। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। और आज है डे 2 का शूट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक रियलिटी शो के लिए सिलेक्ट हुआ हूं जिसका नाम है खेत खेत में। तो उसी के शूट के लिए आया हुआ हूं मैं एमपी के सागर में। और यहाँ पे एक किसान है मिस्टर आकाश चौरसिया जिनके साथ मैं शूट कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे जो टीम है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। धीरे धीरे मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो चुका हूँ और आज डे 2 है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के शूट के लिए। आशा करता हूँ आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हो चुकी है तैयारी जाने के लिए। इन्होंने बोला था कि सुबह 5:30 बजे आपको रेडी होना है, तो टाइम हो चुका है 5:30 और अब मुझे जाना है नीचे। वहाँ पे टीम वेट कर रही होगी तो हम सारे के सारे अब यहाँ से निकलेंगे और आकाश जी के फार्म पे जाएंगे। और वहाँ पे आज एक मेगा टास्क डिज़ाइन किया हुआ है तो वहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। और सच बताऊँ तो रात को नींद भी मुझे अच्छे से नहीं आई क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि कैसे करूँगा क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करनी है। जैसे कि मैंने कल वाले टास्क में दोनों में ही अपना 100% दिया, उसी तरह आज भी मैं अपना 100% देने वाला हूँ और होपफुली मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं नीचे की तरफ और मैं आज आपको पूरा दिन दिखाने वाला हूँ हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस किस तरह से ये शो शूट हो रहा है। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सुबह है मध्य प्रदेश की। और टीम वेट कर रही है, सारे लोग ऑन टाइम हैं। और अब यहाँ से हम चलेंगे फार्म की तरफ जहाँ पे होने वाला है शूट। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं सर? बढ़िया। अली बात की ज़्यादा नियर बाई। तो फ्रेंड फाइनली आ चुके हैं फार्म पे और चलते हैं देखते हैं क्या माहौल है। सारे लोगों से मिलेंगे और देखते हैं आकाश जी ने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, इतना मुश्किल टास्क आपने दिया था कल, अभी तक हाथों से पसीने निकल रहे हैं, जलन हो रही है। ओहो, बताओ आज का टास्क कैसे होगा? तो दोस्तों आकाश जी के पास जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे किसान आते हैं जिन्हें वो ट्रेन करते हैं और सिखाते हैं किस तरह मल्टी लेयर फार्मिंग हमें करनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सुबह सुबह देखिए क्लास भी दी जाती है। यहाँ पे बोर्ड है और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है किस किस तरह से उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर वगैरह लगी हुई हैं। तो सुबह सुबह यहाँ प्रॉपर क्लासेस होती हैं। और जब हम कल आए थे तो कल हमने देखा था कि लाइव क्लास यहाँ पे चल भी रही थी, उन लोगों को कुछ बता रहे थे सर। और आज भी हम आए हैं तो क्लास लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग और कभी आपका एमपी या सागर की तरफ आना होता है तो आप सर से मिल सकते हैं या फिर इनसे अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप आगे सीख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से आपको सिखाते हैं और 12 दिन का प्रोसेस है। 12 दिन आपको यहाँ पे रह करके सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखनी होती है, करनी होती है। उसके बाद कहीं जाके आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर पाते हैं। तो मल्टी लेयर फार्मिंग की बात करें तो मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ जहाँ पे मैंने आपको कल दिखाया था किस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी प्लांट्स हैं उनको वाटरिंग किया जा रहा है। और आकाश सर ने मुझे बताया था कि कल यहाँ पे वाटरिंग नहीं हुई थी, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे वाटरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि कल इसलिए वाटरिंग नहीं हुई क्योंकि उससे पहले कुछ दिन तक बारिश हुई है यहाँ पर, जिससे ऑलरेडी इन सबको जितना पानी चाहिए था वो मिल गया था, तो इसलिए उन्होंने कल वाटरिंग नहीं करवाई। आज आपके सामने वाटरिंग हो रही है, देख सकते हैं प्रॉपर हर जगह पे पानी जा रहा है, प्लांट्स पे भी जा रहा है, ऊपर जो ये इन्होंने लगा रखी हैं चीज़ें यहाँ पर भी सारा का सारा पानी जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे AC चल रहा है, बिल्कुल ठंडक यहाँ पे बनी हुई है। और सर कह रहे हैं ऐसे ही पूरा दिन यहाँ पे ठंडक बनी रहेगी, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही अच्छा बना रहेगा। तो ओवरऑल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब मैं यहाँ पर आऊँगा शूट करने के लिए तो मैं अभी देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। जो भी मेरे
गार्डनिंग लवर फ्रेंड्स हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं आम का पेड़ है और इस पर आपको नन्हे नन्हे आम भी नज़र आ रहे होंगे। तो जब मैंने आकाश जी से बात करी इन आम के बारे में तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे लगभग 32 तरह के उन्होंने आम लगा रखे हैं। तो ये जान के बहुत ही हैरानी हुई। बोले हालांकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने ये लैंड लिया होगा या फिर पहले से इनके पास ये लैंड था तो स्टार्टिंग में इनके पास सिर्फ 6 तरह के आम, 5 या 6 तरह के आम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने और भी आम मंगाए और अब इनके पास 32 वैरायटी के आम हैं। इसी के साथ ही आगे लेके चलता हूँ, कुछ और भी इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर आकाश चौरसिया जी। सर नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं एकदम ठीक हूँ। तो डे 2 सर स्टार्ट हो चुका है, बाहर तैयारियां चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम मिला सर के साथ बात करने का तो मैं सर के पास आ चुका हूँ। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये जो एरिया है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है, साथ ही में एक अलग ही सुगंध आ रही है। जी तो उसके बारे में बताएं, प्लस में फिर इसके बारे में बताएं आपने क्या बनाया। ये मिट्टी और बांस से एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम कई अलग अलग रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्टॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको कोई और सामान रखना है या कुछ काम है यहाँ पे आपको, या बैठना है या लोगों को ट्रेनिंग देनी है या कुछ करनी है, लोगों को ठहराना है, वो तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने कोई आयरन का यूज़ नहीं किया है और ना ही हमने कंक्रीट का यूज़ किया है। हमने पूरा बैम्बू स्ट्रक्चर पे ही इसको पूरा बनाया है और नीचे पूरा मिट्टी का फिलिंग करके गोबर से इसका लेपन किया है। तो इसमें पूरे टाइम ठंडक भी रहेगी अच्छा से, और वेंटिलेशन के लिए जो है ना लकड़ी की उससे ये फ्रेम करके बैम्बू पे ही खिड़की को फिट किया है। तो पूरा एकदम आपको जब गर्मी लगे तो आप इसको खोल के आप वेंटिलेशन भी ले सकते हैं। जी, लेकिन तो, सर गर्मी लगी नहीं रही यहाँ पे। हाँ गर्मी है जी। तो ये फुली एक वातानुकूलित घर है और बहुत सस्ते में तैयार किया हुआ घर है। यहाँ पर हमारे बॉर्डर पर बाम्बू लगे हैं हमारे फार्म पे, तो हमने अपने फार्म से ही सारे बैम्बू को कलेक्ट करके और खुद से ही इसको बनाया है। कोई मिस्त्री का इसमें इस्तेमाल नहीं किया। जी जी, तो इसको खुद की डिजाइन से ये बनाया है अपने से, बिनर पिलर के। ये 60 बाई 20 फीट का है। 20 फीट इसमें चौड़ाई है और 60 फीट इसकी लंबाई है और लगभग 15 फीट इसकी मैक्सिमम सेंटर की हाइट रखी गई है। तो इस तरीके से जो है ना ये ठंडी में भी आपको अच्छा फील देगा और गर्मी में भी आपको अच्छा फील मतलब देगा। मुझे लगता है कि सर्दियों में हमें एक गर्माहट महसूस होगी और गर्मियों में ठंडक महसूस होगी। तो इस तरीके से ये घर है, इसका मल्टीपर्पज यूज है और हम बहुत सस्ते में इसको हम बनाए हैं। सो कम सस्ते में आप कैसे अच्छा से बना सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल उदाहरण बनाया है। इसके अलावा देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेट्स रखी हुई हैं और यहाँ पे सर मैं देख रहा हूँ आपने अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो आप ग्रो करते हैं अपने फार्म में? पर ग्रो करते हैं और ये सारी चीज़ों के अंदर अलग अलग ये सारे मिलेट्स हैं। ये रागी मिलेट्स है, फिर सांबा मिलेट्स हैं, फिर कुटकी मिलेट्स है, ये कोदो मिलेट्स है, ये अपना बाजरा होता है, बाजरा मिलेट्स है। फिर उसके बाद ये पल्सेस हैं, ये अरहर का है, पीजन पी जो 5 ईयर तक 1 साल लगाने के बाद चलता है। ये अपना छोटा बुंदेलखंड का ओरिजिनल मूंग है हमारे क्षेत्र का, बहुत छोटा छोटा होता है और बहुत ही मीठा अच्छा टेस्ट होता है। ये काली उड़द है, हमारे इधर लोकल क्षेत्र में होने वाली उड़द है। ये ब्लैक चना है जो आयरन रिच भी होता है और शुगर फ्री भी होता है, तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, अच्छा रहता है जी। तो किस तरह लेना चाहिए उन्हें? इसको स्प्राउटिंग करके खाना चाहिए। आप रात में पानी में भिगो के डाल दीजिए और सुबह में आप इसको कच्चा ही खाइए, सबसे अच्छा फायदा करेगा। अदरवाइज 2 दिन रुक के इसमें जब अंकुरन आ जाए तब खाइए, तब बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया ना। तो फ्रेंड देखिए जिन भी लोगों को शुगर है आप सर से कांटेक्ट करके इस चीज़ को ज़रूर लीजिए। ये जो है ना सफ़ेद चना है, ये बेसिकली इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है और फॉलिक एसिड भी इसके अंदर होती है, जिब्रालिक अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चना है। ये लुप्त हो गई ये प्रजाति, लेकिन हमने इसको संरक्षित किया है। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा होता है और टोटल कलर इसका वाइट होता है, स्किन भी इसकी वाइट होती है। फिर उसके बाद ये एक चना है जिसको गुलाबी चना बोला जाता है। ये बेसिकली स्प्राउटिंग के काम भी आता है और खासकर जो है ना मसल्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था पहले। इसको हम गुलाबी चना बोलते हैं। राम राम। ये हमारा फोड़ा चना है। फोड़ा चना बेसिकली जब हम इसको कढ़ाई में रेत के साथ में डालते हैं और उसको पलटते हैं तो ये बड़ा बड़ा साइज का हो जाता है, इसको फोड़ा चना बोला जाता है।
फिर ये हरा चना है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, तो ये प्रोटीन के लिए जाना जाता है। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है पूरे 12 महीना 365 दिन आप इसको डब्बे में भर के रख सकते हैं। और मतलब फ्रेश चना जैसा दिखता है ये। सर मैंने चने की इतनी वैरायटी कभी देखी नहीं थी, यहाँ पर देखने के लिए मिली है ना। फिर उसके बाद ये बंसी गेहूं है। ये गेहूं की वो प्रजाति है जो खाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर होता है। ये हमारे यहाँ बुंदेलखंड का ओरिजिनल सरबती गेहूं है जिसकी रोटी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सफ़ेद रोटी बनती है। ये काला गेहूं है जो मतलब आयरन रिच होता है, प्रोटीन भी इसके अंदर काफ़ी होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा फाइबर भी होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त गेहूं है। फिर उसके बाद ये खपली गेहूं है। सो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं और फाइबर के लिए ये खपली गेहूं जाना जाता है। और इसमें शुगर भी काफ़ी लोएस्ट होती है, तो मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये प्रताप गेहूं है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए ईल्डिंग वाली वैरायटी है। 28-30 कुंटल तक उपज 1 एकड़ में ये वैरायटी देती है और खाने के लिए ही उपयुक्त वैरायटी है। फिर उसके बाद ये सोना मोती के नाम से एक गेहूं है, शुगर फ्री ही बोलते हैं इसको। और ये गोल दाने का होता है, दलिया जैसा इसका दाना होता है गोल गोल। और ये डायबिटीज़ स्पेशल गेहूं है, तो जिनको डायबिटीज़ हो रखी है अगर वो इसकी रोटी, इसका दलिया, इसका पूड़ी, इसका पराठा अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है और अलग से कोई डाइट चार्ट फॉलो भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना रूटीन में अपना खाना खाएं, बस गेहूं बदल लें। मतलब तो भी आपके पास मैं देख रहा हूँ कि अनाज में कुछ कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जिसे हम डेली रेगुलर यूज कर सकते हैं और उससे शुगर मेंटेन हमारी बिल्कुल ठीक होने वाली है। एकदम सही है ना। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं। फिर उसके बाद ये मालविका बसंती गेहूं है। ये बहुत पहले हमारे यहाँ होता था लेकिन काफ़ी लुप्त हो गया है अब। और इस गेहूं की खास बात ये है कि इसमें फाइबर इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डाइजेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा गेहूं माना जाता है। ये कुदरत वैरायटी है, एक ये बसंती के नाम से एक वैरायटी है। तो ऐसे बहुत सारी करीब 16 स्पीसीज़ हैं गेहूं के अपने पास जो देसी तरीके से अपन उनको संरक्षित किया है और ये सारी लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं। तो देसी बीज बैंक बना के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान यहाँ पर हमने शुरू किया है ताकि लोग देसी बीज अपनाएं, उन्हें बाजार से बीज ना खरीदना पड़े और इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर इतना हो कि मौसम परिवर्तन के जो बुरे असर हैं उनको भी वो झेल पाएं और साथ में इनका जो उगा हुआ अन्न है वो सोसाइटी तक जाए और सोसाइटी को वो सारे तत्व मिलें जो कहीं ना कहीं अब हाइब्रिड अनाज से नहीं मिल पा रहे हैं और हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो एक स्वस्थ शरीर और आत्मनिर्भरता के लिए ये अभियान यहाँ पर हम चला रहे हैं। तो मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और वहाँ पे मैंने आलू की 2 से 3 वैरायटी ही देखी है, लेकिन यहाँ पे मैं आलू की आपको कुछ अलग वैरायटी दिखाने जा रहा हूँ जो शायद आपने ना देखी हो। तो फ्रेंड देखिए ये है काला आलू। काला आलू कभी देखा है आपने? नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए आपको काला आलू देखने के लिए मिल रहा है और इसके बगल में आप देखेंगे तो ये है नीला आलू। अभी मैं अंदर हूँ तो इसका कलर आपको प्रॉपर नीला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाहर की तरफ जब था और वहाँ पे मैंने इसे देखा था तो वहाँ पे बिल्कुल नीला कलर देखने में इसका नज़र आता है। तो बिल्कुल ही डिफरेंट वैरायटी आपको आलू की नज़र आ रही है यहाँ पर और इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर इसकी रील डाल दी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वहाँ जाकर देखें। सर ने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से ये आलू कितना फ़ायदेमंद है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह ग्रो किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सबकी वहाँ पे बातें करी हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी नज़र आ रही है अदरक यहाँ नज़र आ रही है। जैसे बेमौसम खेती की अगर हम बात करें तो आपने पॉली हाउस में तो बहुत देखी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे जो हमारे सामने अदरक नज़र आ रही है, वैसे तो विंटर के टाइम में लोग लगाते हैं लेकिन सर के यहाँ पे समर्स में भी अदरक इजीली अवेलेबल है, ग्रो करते हैं, बेमौसम खेती करते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनिक है, पॉली हाउस का यूज़ नहीं होता, सबका सब मल्टी लेयर फार्मिंग का ही नतीजा है। मैंने कल जो यहाँ पे किसान आए हुए हैं उन सबसे सुना कि आपने एक चक्की का भी आविष्कार किया है। जी जी तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए ये एक मतलब जो है ना एक तरह से एक नया इनोवेशन है जी। और बेसिकली ये इस तरीके से इनोवेशन बन जाता है कि जब हम कोई भी अनाज को पहले हमारे परंपरागत तरीके से पीसा जाता था, सुबह घर की माताएं बहनें उठ के सुबह 4 बजे से पहले जांता चलाती थी, उससे उनका पूरा पेट का एक्सरसाइज होता था, बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में होते थे और उससे दूसरा फायदा ये होता था कि फाइबर हमारे अन्न का डैमेज नहीं होता था और उससे हमारा डाइजेशन बढ़िया रहता था, खाना हमारा अच्छे से पच सर जाता इसी था। की बात कर रहे हैं। तो ये चक्की है जिसको हम सुबह में जो है ना उठ के सुबह से चलाया करते थे। अब
सामान्य ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कठिन हो गया है, क्योंकि वक्त लोगों के पास कम है और शारीरिक तौर पे हम 50 सालों से हाइब्रिड अन्न खा रहे हैं, इसलिए हमारी शरीर की क्षमता काफ़ी कम हो गई। और बच्चों में तो ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है इसको घुमाना। तो अभी हम क्या करें, पहले तो हिम्मत को वापस लाना है। तो इसके विकल्प के रूप में जो है ना, ये एक मशीन है। इस मशीन को लो आरपीएम पे जो है ना फिट करके लगभग 48 आरपीएम पे इसका आरपीएम कम करके और इसको गियर बॉक्स के अंदर डाल के और इसको ठिया के अंदर रखा हुआ है। और इस ठिये को जो है ना इस पत्ती से कनेक्ट किया गया है और इस पत्ती को जो है ना ये नट बोल्ट का एक गिर्री लगा के कनेक्ट किया गया है। जब हम इसको कसेंगे ना तो ये पत्ती उठेगी और ये पत्ती उठने से जिस पे वो ठिया है वो ठिया भी उठेगा। ठिया पे पुल्ली रखी है, पुल्ली भी उठेगी और ये पुल्ली बेरिंग बॉक्स में से, गियर बॉक्स बेरिंग में से निकल के और ये पुल्ली जाती है सीधे ऊपर की तरफ। और इसके अंदर जो है ना 2 पत्थर रखे हैं, एक परमानेंट फिक्स है नीचे वाला पत्थर, दूसरा वाला पत्थर इस पुल्ली के ऊपर फिक्स किया गया है। अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये कसेगा, कसेगा मतलब ये उठेगा, उठेगा मतलब पुल्ली उठेगी, पुल्ली उठेगी मतलब पत्थर उठेगा। और जब पत्थर उठ जाएगा तो दोनों पत्थरों के बीच में गैप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपको आटा करना है तो इसको पूरा खोल के रखिए, जब आपको दलिया करना है तो थोड़ा सा कस दीजिए, जब आपको और मोटा कुछ करना है तो और कस दीजिए। अगर आपको मूंग की दाल बनानी है, उड़द की दाल बनानी है तो थोड़ा और कस दीजिए, और अगर आपको चने की दाल बनानी है तो और कस दीजिए, अरहर की दाल बनानी तो और कस दीजिए। मतलब तो मल्टीपर्पज हो गया, मल्टीपर्पज है इसमें। दाल, दलिया, मसाला, आटा सब कुछ कर सकते हैं आप। तो ये बेसिकली जो है ना आप घर की बिजली से भी चला सकते हैं। 1 HP का इसके अंदर मोटर लगता है, 220 वोल्ट के करंट से आराम से चल जाता है और 1 घंटे में ये ठंडा आटा निकाल देती है 5 से 6 किलो, दलिया निकाल देती है 25 से 30 किलो और दाल निकाल देती है 150 से पौने 200 किलो 1 घंटे के अंदर। और बहुत कम बिजली लेती है और ये बहुत स्लो आरपीएम पे घूमती है। आपको ठंडा आटा मिलता है, जो अन्न के अंदर फाइबर और गुण होते हैं वो डैमेज नहीं होने देती है। तो ये प्रोसेसिंग के तरीके में हमें बदलाव करके ऐसा अन्न खाना है ताकि हमारा फाइबर जिंदा रहे और हमारा डाइजेशन। एक सर मेरा क्वेश्चन और है, नॉर्मल जो चक्की हम देखते हैं मार्केट में आती है और आपकी जो चक्की है, कितना डिफरेंस इसके अंदर है दोनों में? ये बेसिकली जो है ना देखिए, वो 1400 आरपीएम पे घूमती है जी और ये 48 आरपीएम पे घूम रही है, तो कितने गुना कम है। वो 1 मिनट में 1400 राउंड लेती है जी। तो उसमें पूरी जो अनाज की प्रॉपर्टी होती है वो लगभग 15-20% तो चक्की पार्टी के अंदर ही डैमेज होती है और फाइबर तो पूरा खत्म हो जाता है, बर्न हो जाता है जी। तो इसके अंदर वो चीज नहीं होती है, ये इम्पोर्टेंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ठंडा आटा मिलता है, गुणात्मक जो अंदर अनाज की होती है वो बरकरार रहती है और इससे जो है ना हमारे शरीर को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा ताकत मिलता है और उससे हमारी ताकत वापस आएगी। ताकत वापस आएगी तो हम फिर यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल। और सर एक चीज और भी है कि अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी चक्की कोई नहीं है जिसमें मल्टीपर्पज हम अलग अलग चीजें पीस रहे हो। इसमें सब तरह की सॉल्यूशन है, दाल, दलिया, मसाला, आटा, इतनी सारी रेंज है। आप सब तरह के मसाले पीस लीजिए, सब तरह के अनाजों के दलिया बना लीजिए, सब तरह के अनाजों का आटा बना लीजिए, सब तरह की दालें निकाल लीजिए, चने से लेके, उड़द से लेके, मूंग से लेके, हर तरह का। तो एक अगर फार्मर ये काम करे तो बेसिकली एक कमरे में रख के और वो शुरू कर सकता है। और कोई नया नौजवान अगर कोई ये काम करना चाहे तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में घर के अंदर ये 1 कमरे के अंदर जो है वो अपना पूरा काम कर सकता है और एक नया व्यापार और एक नया एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करके समाज को एक अच्छा अन्न दे सकता है। अगर मैं सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँ, नॉर्मल जो मशीन है उसकी लागत क्या रहती है और आपकी मशीन की लागत क्या है? देखिए, नॉर्मल जो चक्कियाँ आती हैं वो भी 35-40 हज़ार रुपए के रेंज में आती हैं, ठीक है। ये चक्की जो है ना, लेकिन उसमें आप केवल आटा ही पीस पाएंगे, राइट, बिल्कुल। और मोटा मोटी दलिया भी लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना आप सब तरह के काम कर पाएंगे और ये लगभग 50,000 रुपए के कॉस्ट में बनी है। जी। और इसके अंदर थोड़ा काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया गया है क्योंकि ये जैसे फाइबर ये लगाया गया है, स्टेनलेस स्टील का ये बॉडी लगाया गया है, ऐसे इसमें सारे नट यूज किए गए। अगर हम इसको थोड़ा सा आयरन पे लेके आ जाएं तो इसकी कॉस्ट को हम 40,000 के अंदर ला सकते हैं। तो लगभग वही कॉस्ट में आपको ये
भी पड़ जाएगी। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको इस क्वालिटी में लेना है इसमें भी मिल जाएगा, और आयरन पे आप जाना चाहते हैं तो वो भी तो सर वो आपको भी दे कर सकते हैं। बस बॉडी मेन मैकेनिज्म इसका वही रहेगा, जी। केवल ये दिखने में थोड़ा सा वैसे दिखेगा जैसा लोहा दिखता है, जी। तो वैसे भी हम कर सकते हैं, तो कॉस्ट और 10,000 रुपए कम की कम जा हो सकती है, राइट। तो इस तरह से बहुत कम कॉस्ट में भी ये बनाया जा सकता है, और इसे हम अपना अन्न को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसका अन्न खा के हम अच्छी ताकतवर जनरेशन को लेके आएंगे और फिर उनसे वापस जाता ही वाह। चलवाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कटहल की सब्ज़ी खाई होगी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कटहल का फल किस तरह पेड़ों पे लगा होता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कटहल लगे हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे पेड़ कटहल के हैं। तो चलिए एक एक करके आपको दिखा। तो ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे आपको जगह जगह पे कटहल ही कटहल नज़र आ रहे हैं। पूरा का पूरा पेड़ भरा हुआ है, और कटहल की सब्ज़ी अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका साइज़ आप देख रहे हैं अभी तो छोटा है, लेकिन धीरे धीरे ये और भी बड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पेड़ कटहल के देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऊपर देखिए काफ़ी सारी फ्रूटिंग हो रही है। थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, वहाँ भी दिखाता हूँ आपको। तो दूसरा कटहल का पेड़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि सर का एंट्रेंस है। यहाँ पे इनका सारा का सारा स्टॉक वगैरह रखा रहता है। ऊपर किसान जो आते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे ही यहाँ पे काफ़ी सारे कटहल देखिए लटके हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे के सारे आम के पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, और इसी बीच में आपको यहाँ पर भी देखिए कटहल देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आकाश जी कुछ कामों में बिज़ी हैं, काफ़ी सारी तैयारियां वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग अभी फ्री हैं। मेरे साथ हैं सचिन, जिनसे मैंने आपको कल भी मिलवाया था। किसान हैं और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सर से मल्टी लेयर फार्मिंग सीख रहे हैं। अब हमें सर की दूसरी इन्वेंशन के बारे में ये हमें बताएंगे कि सर ने यहाँ पे क्या बनाया। तो सर यहाँ पे क्या बनाया हुआ है सर ने? ये सर ने बनाया हुआ है सोलर डिहाइड्रेशन। ओके। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी सब्जियां क्या होती है एक्स्ट्रा हमारे पास हो जाती है, जो जल्दी खराब होने वाली सब्जी होती है, पत्ते वाली सब्जियां होती जी। है, या और भी सब्जियां होती हैं, तो उनको छोटे छोटे पीसों में काट के यहाँ पे हम ड्रायर में ये डिहाइड्रेशन जो लगी हुई है सोलर डिहाइड्रेशन, इसमें ऐसी प्लेट्स है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये प्लेट्स है, इनमें हम उन पीसों को रख देते हैं। जैसे ये देखिए सीड इसके ऊपर रखना है या इसके नीचे? इसके ऊपर रख देते इसके ऊपर हैं। रख जैसे देते ये हैं। सीड रखा हुआ देख सकते अच्छा, हैं। ये सीड यहाँ पे सीड रखा भी है। हम इस पे सुखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी बात ये है कि इस पे आप देखिए ये सोलर से चलता है। आइए आइए इधर दिखाते हैं। ये जी। सोलर प्लेट लगी हुई है, ओके। और साथ में ये इस पे ये देखिए इधर एक फैन भी लगा हुआ है। ओके, छोटा सा एक फैन लगा रखा है। और ये ऊपर यूवी प्रोटेक्टेड पॉलीथीन है, हम्म। जिससे क्या होता है कि जो हमारी सब्जियां होती हैं उनकी जो अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो ख़त्म नहीं होती है जी। और उसका केवल और केवल हमें जो उसके अंदर एक्सेस वाटर होता है उसी को ख़त्म करना होता है। उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस वाटर ही वो कम कर देता है, जिसकी वजह से सब्जियां सूख जाती हैं। आजकल बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि बाहर कंट्रीज़ में लोग सूखी सब्जियां बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेटेड जिन्हें कहते हैं जी। और उन्हें आप आराम से ले जाइए, पानी में रखिए, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि इससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इससे सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। आप समझ लीजिए, जैसे आप कोई भी है, आप कटहल की बात कर लीजिए, जी, जी। आप धनिया की बात कर लीजिए, जी। आप मेथी की बात कर लीजिए, वो सारी चीज़ें भी आप इस पे सुखा सकते हैं। तो अब मुझे बुला लिया गया है टीम के द्वारा सर के फार्म में, और अभी मैं इनके दूसरे फार्म में हूँ। यहाँ पे कुछ अलग तरह के प्लांट्स मुझे नज़र आ रहे हैं सब्जियों के, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने मुझे दी। और यहाँ पे अब कुछ टास्क होने वाला है, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों मेगा टास्क अनाउंस हो चुका है, और यहाँ पे होने वाला है मेगा टास्क। तो यहाँ से मुझे एंटर करना है, और इसके अंदर जो सब्जियां हैं उस पर मेगा टास्क होने वाला है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होगा। तो फ्रेंड्स मेगा टास्क अनाउंस हो चुका है, और मेरी सुन के हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इस फार्म में मैं आ चुका हूँ। सर का ये दूसरा फार्म है, और यहाँ पे जो सब्जियां हैं जिसमें है कुंदरू, इसी के साथ ही पीछे धनिया, तो ये 2 सब्जियां यहाँ पर हैं। बाकी 3-4 सब्जियां और भी हैं जो कि दूसरे फार्म में हैं। इन सभी सब्जियों को मुझे हार्वेस्ट करना है। तो जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनको तो मैं बहुत इजीली हार्वेस्ट कर लूँगा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसके लिए है। हालांकि मुझे सर गाइड करने वाले हैं कि किस तरह मुझे निकालना है, लेकिन धनिया को मुझे निकालना है, और लगभग 1 या 2 किलो धनिया मुझे निकाल के उनको देनी है। तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि
छोटी छोटी लीव्स होती हैं और वेट ज़्यादा होता नहीं है। और 2 किलो करने के लिए पता नहीं मुझे कितना काटना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुंदू है। कुंदू एक फ्रूट होता है जिसका यहाँ पे सर पॉपकॉर्न बना के जब आप आते हैं इनके पास विज़िट करते हैं, देखने आते हैं तो उसको खिलाते हैं। तो ये है कुंदू, आप देखिए ऊपर की तरफ ये छोटे छोटे आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये कुंदू है। इसे मुझे तोड़ना है और मुझे इकट्ठा करना है 2 किलो। तो 2 किलो शायद जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि फल जो हैं वो छोटे छोटे फल हैं और बहुत कम एरिया में होते हैं, तो मुझे पूरे के पूरे एरिया में जाके ढूंढना होगा और जाके तोड़ना होगा और बास्केट पूरी भर के फिर वहाँ पे जाके वज़न करना है, सब कुछ देखना है। मतलब पूरा एक प्रोसेस है और 5 से 6 तरह की सब्जियों को हार्वेस्ट करना है। 3 घंटे की लिमिटेशन है, तो 3 घंटे के अंदर मुझे ये सारा का सारा करना है। देखते हैं कैसे होगा। थोड़ी देर में सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, शूट शुरू हो जाएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन पूरी कोशिश करूँगा। तो इस फार्म से मुझे पपीते निकालने के लिए बोला गया है और नीचे की तरफ यहाँ पे चौलाई भी लगी हुई है, वो भी मुझे निकालनी है और साथ ही में निकालनी है मेथी। तो धनिया निकालने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन देखता हूँ मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, कैसे कर पाता हूँ। कोशिश है कि टाइम में सारा का सारा काम हो जाए। और पपीते के बारे में सोच रहा हूँ, पपीते के पेड़ इतने ऊंचे हैं, मैं कैसे जाके तोड़ूँगा, क्या करूँगा, उसके बारे में बड़ी कन्फ्यूज़न है। देखते हैं कैसे रहता है। तो बुरी तरह बैंड बज चुकी है। 3 घंटे के अंदर मुझे 5 से 6 तरह की सब्जियां निकालनी थी। ओवरऑल 10 किलो निकालना था, हालांकि मैं उससे ज़्यादा ही निकाल चुका हूँ, लगभग 15-16 किलो निकाल चुका हूँ, लेकिन बैंड बज गई बुरी तरह। तो पहली बार जब मैं धनिया वगैरह निकाला तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन धीरे धीरे मेरा हाथ अपने आप ही चलने लग गया और सारी की सारी जो सब्जियां थी मैं बहुत ही इजीली निकालता गया। और होपफुली, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, टीम को पता है, 3 घंटे से पहले मैंने कर लिया है सब कुछ। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है, सर को क्या लगता है, क्या बताते हैं वो। तो सब्जियों को निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया और मैंने इसको गीली जो हमारी बोरियां होती हैं जूट की, उससे मैंने ढक दिया है ताकि ये सब्जियां सूख ना जाएं। क्योंकि अभी इसको आके सर देखने वाले हैं और बताने वाले हैं कि मैंने काम ठीक किया है या नहीं। जितनी भी सब्जियां मैं तोड़ के लाया था उनकी सफाई भी करनी थी, उसमें से जो हल्की फुल्की घास वगैरह अगर उसमें आ गई है उसे निकालना था, कोई अगर कचरा नज़र आ रहा था तो उसे निकालना था और कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही साफ़ करके लगाना था। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो चौलाई है उसको धोना था, उसकी जड़ों को, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सर के साथ मिलके यहाँ पे डन कर दी। ये संदीप ने जो हार्वेस्ट किया है उसके सारी मेहनत पे हमने पालक फेर दिया। अभी हम लोग आलू पालक ही फेर दिया हमने। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है लंच टाइम। मैं लंच कर चुका हूँ, बाकी लोग लंच कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा से शूट शुरू करने वाले हैं। जो मैंने सब्जियां वगैरह आपको दिखाई थी, जो मैंने छटाई कर दी है, उसे आके सर देखने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं कि मैं किस तरह जो भी चीज़ें उन्होंने बोली थी, जो चीज़ें मुझे फॉलो करनी थी, उस पर मैं कितना खरा उतरा हूँ, वो आके देखने वाले हैं और बताने वाले हैं। डिहाइड्रेट कर दिया हमने, ये देखिए स्मेल है खूब। हाँ 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 हाँ, तो फ्रेंड्स, फाइनली सेकंड डे का भी शूट डन हो चुका है और ये फाइनल शूट था। टास्क वगैरह सारे के सारे डन हो चुके हैं। बीच में मुझे थोड़ी सी चोट भी लग गई हाथ पे, जब मैं चला रहा था, जब मुझे ज्वार पीसने के लिए दिया गया था, थोड़ी सी चोट लग गई हाथ पे, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत पूरी की है, कोशिश है, लगता है कि सेमीफाइनल में भी जा सकता हूँ। बाकी इन्होंने अभी कोई रिज़ल्ट वगैरह मुझे नहीं बताया, मैंने बहुत पूछा कि थोड़ा सा हिंट भी दे दो, लेकिन नहीं दिया गया है। कोशिश पूरी की है, मुझे लगता है कि शायद जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या रहता है। खेत में तो दोस्तों, खेत में शो लगभग कंप्लीट हो चुका है, मेरा एपिसोड पूरा शूट हो चुका है और ये है वो पूरी की पूरी टीम जिसके साथ मैं एपिसोड शूट कर रहा था। लगता है चले गए हैं कुछ और शूट करने के लिए। तो आप लोग भी जाएं डीडी किसान चैनल पर और मेरा एपिसोड देख के बताएं आपको कैसा लगा। बाय।